हेलो बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स के फिजिक्स का है और इस लेक्चर में आज मैं आपको फिर से फोर्स के बारे में बताऊंगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको टॉर्क के बारे में बताया था। आज हम फिर से टॉर्क के बारे में ही अलग अलग टर्म्स के बारे में आपको बताएंगे, जैसे कपल, मोमेंट ऑफ कपल, और साथ ही साथ हम इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे और यहाँ पर हम आपको ढेर सारा न्यूमेरिकल्स भी करके बताएंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप करके देखेंगे और इसके नोट्स आप खुद से ज़रूर तैयार करेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक फिजिक्स और मैथ्स के टॉपिक के लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने आपको टॉर्क के बारे में बताया था, अभी हम आपको कपल के बारे में बताने जा रहे हैं। कपल, ठीक है। कपल क्या होता है, तो इसे समझने के लिए हम एक रॉड लेते हैं। यह हमने एक रॉड ले लिया है, मान लेते हैं यह रॉड, ये एक रॉड लिया है हमने। इस रॉड का नाम हमने दिया है यहाँ पर PQ, ठीक है। ये एक रॉड है और यह मिडिल में से पाइवोटेड किया गया है, इसके मिडिल में से पाइवोटेड किया गया है, ठीक है, पाइवोटेड। अब इसके दो एंड पे हम दो फोर्स लगाते हैं और दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। मान लेते हैं यह फोर्स यहाँ पर हम लगा रहे हैं F, इस फोर्स का नाम हम मान लेते हैं F1 है, और दूसरे एंड पे हम इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, F, और इस फोर्स का नाम हम मान लेते हैं F2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों फोर्स इसी सेम रॉड पे दो अलग अलग पॉइंट पे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। यह लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1 है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह का होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2 होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस फोर्स के कारण यह रॉड इस पॉइंट जो कि पाइवोटेड पॉइंट है, इसके अबाउट इसका मतलब रोटेशन होगा इस तरह से, ठीक है। इस डायरेक्शन में यह रोटेट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इस फोर्स के कारण भी, इस फोर्स के कारण जो कि इस पॉइंट Q पर लगाया जा रहा है, इस फोर्स के कारण भी यह रॉड इस पॉइंट O के अबाउट रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस दोनों फोर्स के कारण, यह दोनों फोर्स जो लग रहा है इस रॉड के दो अलग अलग पॉइंट पे, अपोजिट पॉइंट पे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में यह दोनों फोर्स इस बॉडी में सेम रोटेशनल इफेक्ट, सेम डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशनल इफेक्ट यहाँ पर ला रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये दो फोर्स, इस कंडीशन में ये दो फोर्स एक कपल फॉर्म करता है, ठीक है। यह दोनों ही फोर्स इस कंडीशन में कहलाता है कि इसने एक कपल फॉर्म किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एंड पैरेलल, ये देख सकते हैं ये दोनों फोर्स पैरेलल है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, एंड व्हेन द बॉडी बिकम्स रोटेट देन द टू फोर्स फॉर्म ए कपल, ठीक है। तो दो फोर्स को कपल होने के लिए, दो फोर्स कब कपल फॉर्म करते हैं, जब उन दोनों के अप्लाई होने पर हमें बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट देखने को मिलता है। जब भी किसी बॉडी पे एक कपल मतलब दो फोर्स लगेंगे और उस बॉडी में हमें अगर रोटेशनल इफेक्ट देखने को मिलता है अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट अगर हमें रोटेशन देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशन में ये दोनों फोर्स एक कपल फॉर्म करते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया आपको। और यह कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है कि दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एकदम डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा, जो अभी हम आपको दिखाएंगे, तब यह कपल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, कपल ही हमेशा बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट ला सकता है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को आप लिख लेंगे। टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी बिकम्स रोटेशन, द बॉडी बिकम्स इन रोटेशनल मोशन, देन द टू फोर्सेस फॉर्म ए कपल। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। अब इस कपल के कारण जो रोटेशनल इफेक्ट यानी कि जो टॉर्क होगा उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर एक रॉड लेते हैं। यह रॉड हमने ले लिया है। ठीक है, इसका इस पॉइंट ए पर हम फोर्स लगा रहे हैं F, और इस फोर्स का नाम हम मान लेते हैं F1 है। इसका पॉइंट बी पर, दूसरा एंड बी पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे F, और इसको हम एज्यूम कर लेंगे F2। ठीक है, और यह A और B मतलब रॉड यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे पाइवोटेड है। जैसे हम यहाँ पर इस पॉइंट पे इसको पाइवोटेड एज्यूम कर लेते हैं O। ठीक है, यह मिडिल में भी हो सकता है या मिडिल के आगे पीछे भी हो सकता है, यह कोई ज़रूरी नहीं है। पाइवोटेड बस कहीं पर किसी एक पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फोर्स हम यहाँ पर इसके दो एंड पे लगाएंगे, एकदम छोर पे लगाएंगे। जो एंड होता है रॉड का उसके एंड्स पे ही लगाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि हमको मैक्सिमम टॉर्क मिल सके। यह अभी आपको क्लियर हो जाएगा आगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस फोर्स के कारण रोटेशनल मोशन जो यहाँ पर होगा उसका रोटेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इस एंड पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस पॉइंट के अबाउट यह रॉड रोटेट करेगा और सेंस ऑफ रोटेशन फिर से एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इन दोनों फोर्स के कारण जो टॉर्क डेवलप होंगे वह दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यानी कि मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होंगे और दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे। अब इस रॉड का इस पॉइंट पे फोर्स जो F1 लगाया जा रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से पास करेगा, और इस पॉइंट बी पर जो फोर्स लगाया जा रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से पास करेगा। ठीक है, ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन जानते हैं डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर फोर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ फोर्स F1, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू फोर्स F1, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू फोर्स F1 क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स F1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से कितना होगा, OA। ठीक है, और यह कैसा मोमेंट ऑफ फोर्स है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर है दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा हमारा F2 के कारण। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू कुछ फोर्स F2। तो फिर से यहाँ पर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, चूँकि दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल लेना है। ठीक है, तो F इनटू इस लाइन ऑफ एक्शन मतलब इस फोर्स F2 का लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना होगा, OB। और यह भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यह भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है दोनों। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों को जोड़ने पर जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा उसे मोमेंट ऑफ कपल कहा जाता है। ठीक है, तो देन मोमेंट ऑफ कपल मतलब यह दोनों फोर्स एक कपल फॉर्म कर रहा था और इन दोनों फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टॉर्क
से यह रॉड रोटेट कर पा रहा है, तो इन दोनों फोर्स के कंबाइंड टॉर्क को मोमेंट ऑफ कपल कहा जाता है। तो मोमेंट ऑफ कपल इन दोनों टॉर्क के वैल्यू को या इन दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स के वैल्यू को ऐड कर देते हैं, ठीक है। F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी, F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी, जिसमें से F हमारा कॉमन आ रहा है, तो F ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, और ओ ए प्लस ओ बी अगर हम ऐड कर दें तो हमें ए बी मिलेगा, मतलब F इंटू ए बी, ठीक है। तो F इंटू ए बी, और ए बी हम देख सकते हैं यहाँ पर रॉड का लेंथ है, इस रॉड का लेंथ है, या इन दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है, या इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे ए बी डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ए बी यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और इसे मोमेंट आर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर मोमेंट ऑफ कपल, देयरफॉर मोमेंट ऑफ कपल इक्वल्स टू फोर्स इनटू डी। डी क्या है? इस ए बी के लेंथ के वैल्यू को डी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। वेयर डी किसको रिप्रेजेंट करता है? ए बी को, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ कपल मतलब इन दोनों फोर्स के कारण जो यहाँ पर टॉर्क डेवलप होगा, तो इन दोनों फोर्स को क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। तो इन दोनों फोर्स के कारण इस रॉड में जो टॉर्क डेवलप होगा उसे मोमेंट ऑफ कपल कहा जाता है। और यह किसके इक्वल होता है? दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है। तो इस दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, मोमेंट ऑफ कपल इक्वल्स टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, ठीक है। फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, ओके। और एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि इस केस में यहाँ पर जो टॉर्क मिलेगा मोमेंट ऑफ कपल, यह मैक्सिमम टॉर्क होगा। मतलब इन दोनों फोर्स को अगर हम इस रॉड के एंड पे अप्लाई करेंगे तभी जाकर हमें यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल लेकर बताने जा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम एंड पे ही लगाते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं फिर से रॉड लेने जा रहे हैं, यह पाइवोटेड है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, लेकिन इस बार हम फोर्स लगा रहे हैं एंड ए पर नहीं बल्कि यहाँ पर लगा रहे हैं एफ, और इधर हम लगा रहे हैं बी पर नहीं बल्कि यह बी से थोड़ा सा पीछे लगा रहे हैं एफ। तो फिर से हम देख सकते हैं दोनों ही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है और पैरेलल हैं, मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो इस बार जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल इस फोर्स के कारण मोमेंट कितना? फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड टू यह लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस ऑफ रोटेशन, यह जो पॉइंट जिस पर यह पाइवोटेड है उससे डिस्टेंस, तो OP प्लस इस फोर्स के कारण मोमेंट ऑफ कपल, फिर से फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स के कारण मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक ना, मोमेंट ऑफ फोर्स इस फोर्स के कारण मोमेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, तो यह Q है OQ, तो F इंटू OP प्लस OQ, तो F इंटू OP प्लस PQ, OP प्लस OQ, OP प्लस OQ, तो OP और OQ को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? PQ। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर
F इंटू डी, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, ए बी को। तो यहाँ पर पी क्यू और ए बी, पी क्यू ए बी के लेंथ से छोटा है, तो सिंस यहाँ पर पी क्यू लेस है किससे, ए बी से, तो पी क्यू को यहाँ पर F से मल्टीप्लाई किया गया है, तो F इंटू पी क्यू लेस देन F इंटू ए बी। तो हम देख सकते हैं इस केस में हमारा मोमेंट ऑफ कपल, इस केस में मोमेंट ऑफ कपल का वैल्यू लेस है। कब, जब हम इसी दोनों फोर्स को जब एकदम एंड पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो किसी भी रॉड के एंड पे पकड़कर हम अगर इसे इस तरह से घुमाएंगे तो उस केस में हमें टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उसी केस में अगर हम अपने हाथों को थोड़ा सा क्लोज ले आते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से थोड़ा क्लोज कर देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो उस केस में हमें टॉर्क के इफेक्ट पहले केस के रिस्पेक्ट में कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क जो कपल यहाँ पर देगा किसी भी बॉडी में, तो उस कंडीशन में फोर्स हमेशा उस बॉडी के एंड पे, मतलब जो दो अपोजिट एंड है उन दोनों पॉइंट पे अप्लाई करना चाहिए ताकि हमें टॉर्क मैक्सिमम मिले, ठीक है। अब अगर यह दोनों ही फोर्स अगर हम इस पाइवोटेड पॉइंट के एक ही ओर लगाएंगे तब क्या होगा, तो देख लेते हैं इस केस में क्या होता है। एक बात तो मालूम हो गया कि इस केस में हमें टॉर्क इस केस में भी मिल रहा है, मोमेंट ऑफ कपल हमें इस केस में भी ऑब्टेंड हो रहा है, बट वह जो फर्स्ट केस में हमने आपको बताया है उससे लेस है। अब एक और केस ले लेते हैं। तो फिर से हमारा यह रॉड है, यह पाइवोटेड पॉइंट है, ठीक है। तो इस बार फोर्स अगर हम लगाते हैं, एक फोर्स यहाँ पर और दूसरा फोर्स लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट मान लेते हैं एल पे और दूसरा एम पे, और यहाँ पर है हमारा ए बी। तो इस बार देख सकते हैं कि इस फोर्स के कारण इस बार दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड फिर से हमने इक्वल लिया है, तो इस फोर्स के कारण रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा और इस फोर्स के कारण रोटेशन, हम अगर इसको हटाते हैं और इस रॉड को अगर हम ऐसे दबाएंगे तो रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। तो इस बार दोनों ही फोर्स के कारण जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर कपल, मोमेंट ऑफ कपल इस फोर्स के कारण F इंटू ओ एल, ठीक है, और यह पॉजिटिव होगा चूंकि यह एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो F इंटू ओ एल। और इस फोर्स के कारण, नीचे वाली फोर्स के कारण, सबसे पहले इसके कारण जानते हैं यह क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव लेना होगा, तो माइनस F इंटू ओ एम, F इंटू ओ एम। तो अगर ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो F इंटू ओ एल माइनस F इंटू ओ एम, तो F ओ एल माइनस ओ एम, तो ओ एल माइनस ओ एम करेंगे तो एम एल हो जाएगा, मतलब F इंटू एम एल। तो आप देख सकते हैं इस केस में भी हमें मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क मिला है, लेकिन यह एम एल, यह तो पिछले वाले केस से भी लेस हो गया, टॉर्क हमें इस केस में भी मिला है, बट यह एम एल यह तो ए बी से बहुत ही छोटा है, और दूसरा केस में जो हम बताए थे आपको जो पी क्यू था उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए एक कपल के कारण, तो उस केस में हमें दोनों फोर्स को अप्लाई करना होता है किसी बॉडी के दो अपोजिट एंड्स पे, ठीक है। दो अपोजिट एंड पे अगर हम बॉडी पे कपल अप्लाई करेंगे तो उससे जो टॉर्क डेवलप होगा वह टॉर्क और केसेस के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं। इस केस में भी हमें टॉर्क तो मिल ही रहा है, ठीक है, बट यह टॉर्क बहुत ही कम होता है, ओके। अब मैं आपको किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम क्या होते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी,
किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पे एक सिंगल फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी भी बॉडी पे अगर एक सिंगल फोर्स अप्लाई करेंगे और वह बॉडी अगर मूव करने के लिए फ्री है तो उसमें हमें ट्रांसलेशनल मोशन देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं यह एक बॉडी है, ठीक है, यह एक सरफेस पे रखा गया एक ब्लॉक है, तो अगर हम इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाते हैं F, सिंगल फोर्स लगाते हैं F, और यह आपका यह जो ब्लॉक है यह मूव करने के लिए फ्री है, तो जैसे ही हम सिंगल फोर्स हम यहाँ इस पर लगाएंगे तो यह इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो किसी भी बॉडी पे जो कि मूव करने के लिए फ्री है उस पर अगर हम एक सिंगल फोर्स लगाते हैं तो उसमें हमें ट्रांसलेशनल मोशन देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन देखने को मिलेगा। कब? जब वो फ्री टू मूवेबल होगा। ठीक है, एबल टू या फ्री टू मूव होगा तब। लेकिन अगर हम इसको बांध दें या पाइवोट कर दें तब सिंगल फोर्स लगाएं तब क्या होगा? तो जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर यह रॉड है और इसे हम यहाँ पर पाइवोट कर देते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर पाइवोटेड है, तो अब इस पे फोर्स लगाएंगे तो ट्रांसलेशनल मोशन देखने को मिलेगा नहीं। अब अगर हम यहाँ पर इसके किसी एक एंड पे फोर्स लगाते हैं, इस तरह से सिंगल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में यह बॉडी फ्री टू मूव नहीं है, बट यह एक पॉइंट इस बॉडी के किसी एक पॉइंट पर पाइवोटेड है। ठीक है, फिक्स्ड है। अब इस पर एक फोर्स, दोनों ही केस में हमने सिंगल फोर्स लगाया है, इस केस में भी सिंगल फोर्स लगाया है, फ्री टू मूव है, बॉडी में क्या देखने को मिला? ट्रांसलेशनल मोशन। फिर से बॉडी फ्री टू मूव नहीं है बल्कि किसी एक पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है और एक फोर्स हमने यहाँ पर लगाया है, तो हमें मालूम है कि यह इस केस में इस तरह से रोटेट करने लगेगा, इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेट करने लगेगा। ठीक है, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल देखने को मिलेगा। मतलब इस बार बॉडी मूव नहीं कर पा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें हमें रोटेशनल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस केस में कहेंगे बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन की जगह पे रोटेशनल मोशन में होगा, रोटेशनल मोशन। ठीक है, कब? जब बॉडी किसी एक पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड होगा और एक सिंगल फोर्स अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें रोटेशनल मोशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या यह संभव है कि अब एक फोर्स के जगह पे हम एक से अधिक फोर्स किसी बॉडी पे लगाएं? अभी तक दोनों केस में हमने इस बॉडी पे यहाँ पर ये रॉड था, मान लेते हैं ये रॉड है, ये ब्लॉक था, तो इस दोनों ही केस में हमने बॉडी पे सिंगल फोर्स लगाया। जब बॉडी फ्री टू मूवेबल था तो इसमें हमें ट्रांसलेशनल मोशन देखने को मिला, और जब बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड था तो इसमें हमें रोटेशनल मोशन देखने को मिला। ऐसा होता है, हमेशा होगा। लेकिन आप इमेजिन करें कि अब अगर हम यहाँ पर सिंगल फोर्स के जगह पर एक से अधिक फोर्स लगाएं, सिंगल फोर्स के जगह पर अगर हम इस केस में एक से अधिक फोर्स लगाएं और वो सारे फोर्स का रिजल्टेंट, मतलब वो सारा फोर्स मिलकर इफेक्ट अगर ज़ीरो देता है, ठीक है, अगर इसी सिंगल फोर्स के जगह पर इस बॉडी पे हम ढेर सारा फोर्स लगाएं और वो सारा फोर्स का नेट वैल्यू अगर ज़ीरो होता है तो बॉडी या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या अगर मोशन में है तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। मतलब उसके स्टेट में किसी भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एक से अधिक फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं और वो सारे फोर्स का नेट रिजल्टेंट ज़ीरो होता है तो बॉडी अपने स्टेट में किसी भी तरह के चेंज को नहीं देखता है, नहीं करना चाहता है। अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वह मोशन में है तो इस केस में जबकि सारा रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू जीरो है, एक स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, कब? जब वह मूव करता है, मूव करने के कंडीशन में होता है। ठीक है, और अगर
वह पाइवोटेड होता है। अगर वह पाइवोटेड होगा और इसमें हम बहुत सारा फोर्स लगाएंगे तो इस केस में जानते हैं ट्रांसलेशनल इफेक्ट तो देखने को मिलेगा नहीं, रोटेशनल इफेक्ट। लेकिन कंडीशन इस बार यह है कि अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है, एक से अधिक फोर्स लगाते हैं तो उन सारे फोर्स के कारण जो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क होगा, अगर वो सारे टॉर्क का रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगा तो बॉडी अपने ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम आपको अब बताने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। अभी जो हमने आपको बताया वो समझ में आया होगा, तो इसको आप ध्यान में रखकर हम अभी जो बताएंगे उसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं एक ब्लॉक यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, ये ब्लॉक है और यह मूव करने के लिए फ्री टू मूव, यह मूव करने के लिए फ्री है। अब इस पर हम एक से अधिक फोर्स अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से। यह फोर्स हम मान लेते हैं F1 और इसका मैग्नीट्यूड F मान लेते हैं। एक दूसरा फोर्स हम मान लेते हैं F2 और इसका मैग्नीट्यूड भी F। एक तीसरा फोर्स मान लेते हैं यहाँ पर F3, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 2F और एक इसके अपोवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F4 और इसका मैग्नीट्यूड 2F। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट फोर्सेस इस बॉडी के 4 अलग अलग पॉइंट्स पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यह चारों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। जैसे इस फोर्स के कारण यहाँ पर यह फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नीट्यूड F है, और यह फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यह दोनों फोर्स F1 और F2 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, मतलब इन दोनों का नेट फोर्स 0 होगा। फिर F3 नीचे की ओर लग रहा है, मैग्नीट्यूड 2F है, और उसके अपोजिट F4 जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है 2F। तो F3 और F4 यह दोनों फोर्स भी एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन चारों फोर्स का रिजल्टेंट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 कितना होगा? 0 होगा। इन चारों फोर्स का इफेक्टिव वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। 4 फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं इस बॉडी पे, लेकिन नेट फोर्स इन चारों फोर्स के इफेक्ट से नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना? 0 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और बॉडी मूव करने के लिए फ्री है, तो क्या मूव करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। मतलब स्टेट डज नॉट चेंज, बॉडी अपने स्टेट में किसी भी तरह का चेंज को नहीं यहाँ पर देखेगा, अपने किसी भी तरह के इसके स्टेट में चेंज नहीं होगा। अब चूंकि यह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब रेस्ट में है बॉडी तो रेस्ट में रहेगा। और अगर मोशन में होता, अगर यह मोशन में होता और ये सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट 0 आते, तब यह मोशन में था तो मोशन में होता, बट यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता मतलब स्पीड इसका कांस्टेंट होता और यह स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर एक बॉडी जिस पर एक ही समय पे एक से अधिक फोर्सेस लगाए जा रहे हैं और इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर 0 आता है तो इसके स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। अगर यह रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर यह मोशन में है तो यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लगातार मूव कर रहा होगा। क्योंकि यहाँ जानते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन फोर्स रहेगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा, F=ma होता है, और यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, और वेलोसिटी में अगर चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा तो फिर उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। कब? जब बॉडी मूव करने के लिए फ्री होगा, ठीक है। जबकि सिंगल फोर्स इसमें अगर लगाते और यह मूव करने के लिए फ्री होता, तब हमें इसमें ट्रांसलेशनल मोशन देखने को मिलता। कब? जब यह रेस्ट में है, ठीक है। और मोशन में होता तो फिर हमें इसमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, बट इसमें अगर सिंगल फोर्स लगाया जाता तब।
और यहाँ पर मल्टीपल फोर्स लगाए जा रहे हैं और ये सारे मल्टीपल फोर्सेस के रिजल्टेंट वैल्यू 0 हैं, तो इसके स्टेट में किसी भी तरह के चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1। अभी हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा केस जिसमें हम बॉडी को मूव करने के लिए फ्री नहीं रखेंगे, उसमें हम किसी भी तरह से उसको हम बांध देंगे या कहें कि पाइवोटेड कर देंगे। ठीक है, तो अगर फिर से हम यह रॉड लेते हैं, यह रॉड है, यहाँ पर यह पाइवोटेड है, यह रॉड इस पर पाइवोटेड है। अब इसके 4 अलग अलग पॉइंट पे हम फोर्स लगाने जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर फोर्स लगाने जा रहे हैं F1, मैग्नीट्यूड है F। दूसरा एंड इस पर भी फोर्स लगाने जा रहे हैं F2, मैग्नीट्यूड है F। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं D और इसकी डिस्टेंस भी D। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस जगह पॉइंट पर पाइवोटेड है वहाँ से इन दोनों फोर्स का डिस्टेंस D है। फिर एक और फोर्स हम मान लेते हैं यहाँ पर लगाने जा रहे हैं F3, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 3F है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं L है। और फिर यहाँ पर भी हम ले लेते हैं एक फोर्स F4, मैग्नीट्यूड है 3F और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस L है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार बॉडी क्या है, पाइवोटेड है। बॉडी क्या है, किसी एक पॉइंट पे पाइवोटेड है। तो हम देख सकते हैं इस फोर्स के कारण, इस पॉइंट पे यह पाइवोटेड है, तो इस फोर्स के कारण यह बॉडी, इस बॉडी को टॉर्क मिलेगा इस फोर्स के कारण, और इस फोर्स के कारण यह बॉडी रोटेट करेगा किस तरह से, इस तरह से, मतलब क्लॉकवाइज। इस फोर्स के कारण भी यह क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बट इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पे यह पाइवोटेड है, यहाँ पर अगर फोर्स लगेगा तो यह रोटेट करेगा यह एंटी क्लॉकवाइज, और इस फोर्स के कारण भी यह रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। और हम देख सकते हैं ये चारों के चारों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में इस बॉडी पे लगाए जा रहे हैं। तो यह चारों फोर्स का यहाँ पर रिजल्टेंट 0 तो नहीं होगा, मतलब हियर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 यह 0 नहीं होगा। मतलब यहाँ पर ये 4 फोर्सेस इस बॉडी पे लगाए जा रहे हैं, बट इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट वैल्यू 0 नहीं है। बट इन चारों फोर्सेस का टॉर्क, हम इन चारों फोर्सेस के टॉर्क के रिजल्टेंट को देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले F1 के कारण जो टॉर्क है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू फोर्स F1, यह OF1 होगा, OF1 इनटू D। ठीक है, और इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यह क्लॉकवाइज रोटेशन के इफेक्ट को शो कर रहा है, तो माइनस होगा। फिर F3 के कारण रोटेशन भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका भी साइन नेगेटिव लेंगे। F3 इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि पाइवोटेड पॉइंट से निकलता है, गुजरता है, उसका डिस्टेंस L। फिर F2 के कारण, तो F2 और यहाँ पर इसके कारण जानते हैं रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसका इस फोर्स के कारण मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क हम पॉजिटिव लेंगे। तो F2 इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है D। और फिर F4 के कारण यह भी पॉजिटिव होगा, F4 इंटू L। ठीक है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस इक्वल्स टू। ठीक है, ये चारों फोर्सेस के कारण जो सम मोमेंट ऑफ फोर्सेस है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, ये हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर F1, ठीक है, माइनस F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, FD। फिर प्लस माइनस हो जाएगा। F3 का मैग्नीट्यूड कितना है, 3F इंटू L। फिर F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, F इंटू D। और F4 का मैग्नीट्यूड हमने कितना लिया है, 3F इंटू L। ठीक है, हम देख सकते हैं यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, कितना, 0। तो दूसरा केस में आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 4 फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है
बॉडी मूव करने के लिए फ्री नहीं बल्कि पाइवोटेड है, बट इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। लेकिन इन चारों फोर्सेस के कारण यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्सेस का सम, इन चारों फोर्सेस का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका रिजल्टेंट कितना आया है, जीरो आया है। तो इस बॉडी में हमें किसी भी तरह का रोटेशनल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब नो चेंज इन रोटेशनल स्टेट। देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन रोटेशनल स्टेट। इस बॉडी में इसके रोटेशनल स्टेट में किसी भी तरह के चेंज हमें देखने को नहीं मिलेंगे। फिलहाल यह रोटेशन नहीं करेगा, ठीक है। ये बॉडी अभी इतना सारा टॉर्क इस पर अप्लाई हो रहा है, बट यह रोटेट करने में एबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब कोई भी बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा? कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा? जब उस पर नेट फोर्स, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट नॉन जीरो नहीं बल्कि जीरो होना चाहिए, और उन सारे फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट भी जीरो होना चाहिए। कोई भी बॉडी जिस पे एक समय में एक से अधिक फोर्स लग रहा है और उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो है और उन सारे फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट भी ज़ीरो है, तो बॉडी उस केस में कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है यह बॉडी, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि यह सारे फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है, बट यहाँ पर इन सारे फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट ज़ीरो है, तो यह कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये दोनों का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं। मान लेते हैं इफ F1, F2, F3, F4 फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी। ये चार फोर्स, मतलब कम से कम दो फोर्स तो होने ही चाहिए, तो हमने यहाँ पर चार फोर्स F1, F2, F3, F4 ये फोर फोर्सेस एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा है ऐसा माना है, ठीक ना। तो इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 बराबर जीरो, मतलब रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड इज कितना, जीरो, पहला कंडीशन। और दूसरा सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस मतलब टॉर्क्स, सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस ड्यू टू दीज फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो। अगर ये भी होता है, ये भी होता है, ये चारों फोर्सेस के कारण जितना भी सम मोमेंट ऑफ फोर्सेस होगा उसका सम भी अगर जीरो आता है तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाता है। तो देन बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस कंडीशन में बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाता है, ठीक है। ये किसी भी बॉडी का कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने का कंडीशन है, ठीक है। अब मैं आपको इक्विलिब्रियम के टाइप्स बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ जिसमें बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक ब्लॉक को लेते हैं, यह एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, और यह इसका सेंटर है, तो यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं हॉरिजॉन्टली, सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन हॉरिजॉन्टली लेते हैं और एक दूसरा लाइन सेंटर से पास करता हुआ वर्टिकली लेते हैं, ठीक है। यह सेंटर इसका O है। अब अगर हम मान लेते हैं इसी लाइन के अलोंग एक फोर्स हम लगाते हैं इस डायरेक्शन में F1, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम मान लेते हैं 10 न्यूटन,
दूसरा फोर्स हम इस लाइन के अलोंग ही लगाते हैं बट इस डायरेक्शन में F2, और इसका मैग्नीट्यूड भी हम मान लेते हैं 10 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। तो यह दोनों फोर्स आप देख सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन अपोजिट है और सेम लाइन ऑफ एक्शन है दोनों के। तो इन दोनों फोर्स के कारण सबसे पहले टॉर्क तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन दोनों फोर्स के इफेक्ट से यहाँ पर टॉर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉर्क हमें तभी देखने को मिलते हैं जब दो फोर्स कपल फॉर्म करते हैं। तो यह फोर्स, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, बट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो यह दोनों फोर्स यहाँ पर टॉर्क को जनरेट नहीं करेगा, और दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर देंगे, मतलब दोनों का नेट रिजल्टेंट भी ज़ीरो होगा। तो इन दोनों फोर्स के कारण यहाँ पर ना तो टॉर्क होगा, ना यहाँ पर किसी भी तरह का रिजल्टेंट फोर्स होगा। दो फोर्स और हम ले लेते हैं। तो एक फोर्स हम लेते हैं इस डायरेक्शन में F3 20 न्यूटन, और एक फोर्स लेते हैं फिर से इस डायरेक्शन में F4, यह भी 20 न्यूटन। तो अगेन यह दोनों फोर्स भी यहाँ पर कपल फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन से पास कर रहा है। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इक्वल है। तो यह दोनों फिर से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये चारों फोर्स का रिजल्टेंट कितना है? 0 है। ठीक है, और दूसरा नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस, यह भी कितना है? नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस, यह भी कितना है? 0, ड्यू टू ऑल दीज फोर्सेस, ड्यू टू ऑल दीज फोर्सेस। इन चारों फोर्सेस के कारण नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस भी 0 है, और इन चारों फोर्सेस के कारण नेट रिजल्टेंट फोर्स भी 0 है। यह दोनों कंडीशन अगर होता है किसी भी बॉडी पर एक समय में एक साथ, तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाता है। तो यह बॉडी एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम के केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस केस में हमें इस तरह के बॉडी में किसी भी तरह का इसके स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन और स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन में चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी पे एक समय में अगर एक से अधिक फोर्स लग रहा होता है और वो सारे फोर्स का रिजल्टेंट 0 होता है, तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। ठीक है, तो इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी इज 0। ठीक है, जब एक बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, मतलब एक से अधिक फोर्स तो चाहिए ही, किसी बॉडी पे अगर एक से अधिक फोर्स अप्लाई हो रहा है और इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर 0 है, तो बॉडी किस में कहलाएगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, देन इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका दो टाइप होता है, पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में होगा। ठीक है, बॉडी कंप्लीटली रेस्ट के पोजीशन में होगा, बॉडी कंप्लीटली रेस्ट के पोजीशन में होगा। एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, और दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी ऑलवेज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, बॉडी
दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑलवेज मूव कर रहा होगा। बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, याद रखना है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में होगा और डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी ऑलवेज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मतलब वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा विथ कांस्टेंट स्पीड। एग्जांपल आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले इसका एग्जांपल, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, और दोनों ही इक्विलिब्रियम आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, हम आपको रियल लाइफ के एग्जांपल को दिखाते हैं, हम समझाते हैं। जैसे कोई भी बाइसाइकिल स्टैंड पे अगर हमने उसको लगा के रखा है और उसके पहिए को हमने घुमा दिया है, ठीक है, उसके पहिए को घुमा दिया है, तो उसके पहिए को घुमाने में टॉर्क लगा होगा। ठीक है, उसके पहिए को घुमाने में क्या लगा होगा? टॉर्क लगा होगा। ठीक है, तो टॉर्क लगा होगा तो पहिया तो उसका घूम रहा है, लेकिन क्या उसका व्हील सराउंडिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज कर रहा है? उसका व्हील सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या व्हील का पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो व्हील रेस्ट में है, जबकि हमने उस पर फोर्स लगा के उसमें टॉर्क जनरेट किया था। तो इस केस में व्हील घूमता हुआ, लेकिन साइकिल किस पे है? स्टैंड पे हमने इसको खड़ा करके रखा है, तो वह स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, इसमें हम कुछ फोर्स इस तरह से लगाते हैं। एक फोर्स F1, दूसरा फोर्स इधर लगाते हैं F2, ठीक है, और एक फोर्स लगाते हैं F3 और F4। ये दोनों फोर्स बदल देते हैं, F3 एंड F4। ये F2 ये हम मान लेते हैं 10 न्यूटन का, और F1 मान लेते हैं ये 10 न्यूटन का, ये मान लेते हैं 20 न्यूटन का, ये 20 न्यूटन का, और मान लेते हैं ये रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। ये ब्लॉक रेस्ट में है, ये ब्लॉक रेस्ट में है। तो हम देख सकते हैं इस फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। फिर यह फोर्स और ये फोर्स, यह दोनों भी सेम मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यह दोनों भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। मतलब यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इन चारों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। फोर्स का रिजल्टेंट 0 होगा, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। क्योंकि फोर्स का रिजल्टेंट 0 है तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, फोर्स होगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा। फोर्स यहाँ पर है ही नहीं, नेट फोर्स यहाँ पर कितना है? 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसका वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। तो वेलोसिटी रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब यह किस में है? v = 0, तो यह रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो यह रेस्ट में रहेगा। नेट फोर्स इस पर लग रहा है, उसका वैल्यू 0 है, तो यह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के फर्स्ट केस मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर यह रोटेशन होगा। इसका रोटेशन क्यों होगा? क्योंकि यह दोनों फोर्स जिसके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो यह दोनों फोर्स एक कपल फॉर्म कर रहा है। हालांकि यह दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, लेकिन यह दोनों यहाँ पर मिलकर एक कपल फॉर्म कर रहा है, और इससे यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क जनरेट होगा तो यह यहाँ पर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यह यहाँ पर रोटेट करेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स अप्लाइड कितना है? 0 है, बट यहाँ उसी जगह पे रोटेट करेगा। जो साइकिल के व्हील का एग्जांपल हमने आपको बताया था वह इसी केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी कहीं पर भी है, उस पर ढेर सारा फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वह रेस्ट में होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब उसका भी कितना होगा? 0 होगा।
और एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। ये कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लगना है। एक फोर्स भी नहीं, कई सारा फोर्स लग रहा होगा। उन सारे फोर्स का रिजल्टेंट 0 होगा, जिसके कारण से एक्सेलरेशन 0 होगा। बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा, तब जाके वह कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स तो 0 होगा ही, लेकिन बॉडी हमेशा मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं कि बॉडी पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होंगे उनका रिजल्टेंट 0 तो होगा ही, लेकिन बॉडी को हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना होता है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं यह एक व्हीकल है, यह एक व्हीकल है जो एक हाईवे पे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। यह व्हीकल है, यह एक हाईवे पे कांस्टेंट स्पीड से लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यह लगातार स्ट्रेट पथ पे मूव कर रहा है। यह एक व्हीकल है। ठीक है, अब इस व्हीकल जो कि इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बैक में एक ब्लॉक रखा गया है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m है। ठीक है, तो अब चूंकि व्हीकल यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा होगा और इस पर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है, तो एवरीथिंग जो कि इस व्हीकल पे रखा होगा वह भी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा होगा। बट यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर क्या इस पर फोर्स लग रहा है, वह भी एक से अधिक फोर्स लग रहा है, और एक से अधिक फोर्स लग रहा है फिर भी यह कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर मूव कर रहा है और इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं अगर वह नेट फोर्स 0 है, तब यह डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जानते हैं कि यह ब्लॉक अगर इस व्हीकल या मान लेते हैं या कोई ट्रक है, तो ट्रक के अगर इसके बैक पार्ट में किसी बेस पे रखा हुआ है तो अर्थ इसको डाउनवर्ड mg, इस फोर्स से अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ इस पर फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पहला फोर्स हो गया। फिर जिस सरफेस पे यह रखा गया है वह इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया अगर F1 और यह हो गया F2। तो इस केस में यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पे 2 डिफरेंट फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं, बट यह दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं और डायरेक्शन अपोजिट है, एक ही बॉडी पे लग रहा है, तो यह दोनों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। जबकि यहाँ पर पूरा का पूरा बॉडी लगातार एक फिक्स्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0, बट V इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस ब्लॉक के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक से अधिक 2 फोर्स को हमने लिया है, यह 2 फोर्स का रिजल्टेंट 0 है और यह ब्लॉक लगातार 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो यह एग्जाम्पल एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के आप एग्जाम्पल और भी अपने आसपास देख सकते हैं, सोच सकते हैं। आप खुद से इसके एग्जाम्पल को सोचें और इस तरह का एग्जाम्पल आप खुद से देने का कोशिश करें। ठीक है, अब एक दूसरे तरह का इक्विलिब्रियम का केस होता है जिसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब कहलाता है इसको आइए समझते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इस केस में भी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, बॉडी पाइवोटेड होगा, बट उसमें किसी भी तरह का हमें रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब उस केस में अलग अलग फोर्सेस के कारण जितने भी टॉर्क होंगे उन सारे टॉर्क का रिजल्टेंट 0 होगा। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, फिर इसके कंक्लूजन को हम यहाँ पर आपको बताते हैं जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक रॉड लेते हैं। यह रॉड लेते हैं, फिर से यह रॉड लेते हैं, यहाँ पर यह पाइवोटेड है, पाइवोटेड एट O।
ठीक है, ऊपर यह क्या है, पाइवोटेड है। अब अलग अलग पॉइंट पे हम यहाँ पर अलग अलग तरह के फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं फोर्स लगा रहे हैं F1 3 न्यूटन का, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं F2, यह भी 3 न्यूटन का है। फिर यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं F3 10 न्यूटन का, और एक फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, F4, यह भी मान लेते हैं 10 न्यूटन का। ठीक है, इसके अलग अलग पॉइंट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, इसका नाम है A, B, इसका P, Q। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं D है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D है। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं L है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर नेट फोर्स तो यहाँ पर 0 होगा नहीं। ठीक है, यह दोनों फोर्स मिलकर और ये दोनों फोर्स मिलकर, मतलब यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 0 नहीं है। इन चार फोर्स यहाँ पर, जो चार फोर्स यहाँ पर अलग अलग फोर्स यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं, इन चारों फोर्स का रिजल्टेंट 0 नहीं है। तो इस तरह से यह बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो होगा नहीं, और यह बॉडी सबसे बड़ा बात है पाइवोटेड है, यहाँ पर यह पाइवोटेड है। तो अब इन चारों फोर्सेस के कारण जो मोमेंट ऑफ फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल अप्लाइड फोर्सेस ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहला फोर्स F1, और सबसे पहले F1 के कारण यहाँ पर देखना है कि रोटेशन कैसा होगा। तो F1 इस तरह से लग रहा है, तो इसका रोटेशन यहाँ पर इस कारण से ऐसे होगा, मतलब क्लॉकवाइज। F2 के कारण रोटेशन इस तरह से होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर F3 के कारण रोटेशन, मतलब यहाँ पे पाइवोटेड है, अगर ऊपर लगाएंगे तो यह ऐसे घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा। और F4 के कारण रोटेशन ऐसे होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए टॉर्क का साइन नेगेटिव लिया जाता है। तो F1 और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब पॉइंट O से डिस्टेंस कितना है, D, क्लॉकवाइज है, माइनस लेंगे, ठीक है, माइनस F1D प्लस फिर F2 और इसका डिस्टेंस D। फिर F3 क्लॉकवाइज है, तो F3 का माइनस लेंगे, और इसका डिस्टेंस L है, ठीक है, प्लस F4 का एंटी क्लॉकवाइज है, तो F4 इंटू इसका डिस्टेंस, ये D लिख दिए हम, L होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म माइनस में है, यह दोनों माइनस में है और यह दोनों प्लस में है। तो प्लस वाले को हम पहले लिख देते हैं F2D प्लस F4L, और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो F1D प्लस F3D। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं F2D, F4D दोनों पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। रोटेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्सेस तब होता है जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो मतलब यह दोनों ही मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट के केस, मतलब सम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हियर यहाँ पर हम लिख देते हैं F2D प्लस F4L, यह किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, और F1D प्लस F3D, F1D अब देख सकते हैं F1D क्लॉकवाइज मोमेंट, F3D क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब यह दोनों F1D प्लस F3D, यह सम ऑफ क्लॉकवाइज
मोमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम इसके वैल्यू को रखते हैं। तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 न्यूटन है, तो 3 इंटू डी। F4 का मैग्नीट्यूड कितना है? 10L माइनस F1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 इंटू डी। और F3 का मैग्नीट्यूड है F3 इंटू एल था, F3 यहाँ पे L है, F3 इंटू एल, तो 10 इंटू एल। 3D 10L दोनों का साइन प्लस है और 3D 10L साइन माइनस है, इस तरह से यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो 0 होगा तो हम इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर F2D प्लस F4L, और यह पूरा ब्रैकेट, मतलब यह दोनों को हमने LHS में रखा है और इस ब्रैकेट को RHS में ले जाते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नहीं F1D प्लस F3L। ठीक है, तो एक कंक्लूजन हमें यहाँ मिला है। हम किसके वैल्यू को निकाल रहे थे? रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल अप्लाइड फोर्सेस कितना आया है? 0। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसमें जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, मतलब एक से अधिक फोर्स लग रहे होंगे, और उन सारे फोर्सेस के कारण जो मोमेंट ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट होगा वह 0 आता है, तब वह बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। तो यहाँ पर यह बॉडी कंप्लीटली रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सम रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल दी अप्लाइड फोर्स 0 आया है, मतलब नेट टॉर्क 0 आया है। तो नेट टॉर्क 0 आया है तो यह बॉडी बिना टॉर्क के रोटेट तो करेगा नहीं, रोटेट होने के लिए टॉर्क होना चाहिए। तो यहाँ पर नेट टॉर्क कितना है? 0 है। तो यहाँ पर नेट टॉर्क 0 है तो बॉडी में किसी भी तरह का रोटेशन ऑब्जर्व नहीं होगा, और इस केस में यह बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। और एक चीज़ और, F2D प्लस F4D यह सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और F1D प्लस F3D यह सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यह कंसिक्वेंस भी तो इसी से आया है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ ऑल दी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, कब? जब बॉडी किस में होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। देन बॉडी इज इन, बॉडी मतलब यहाँ पर रिजिड बॉडी। ये आपको याद रखना है कि जो भी बॉडी, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इस चैप्टर में हम जिस बॉडी को लेंगे अपने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएंगे। तो देन बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस केस में बॉडी किस में होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। और नेट टॉर्क रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी मोमेंट ऑफ फोर्सेस, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी मोमेंट ऑफ फोर्सेस भी 0 होगी, उसी से तो यह आया है। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट था सारा आपका। कोई भी बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होंगे तब, तो इक्विलिब्रियम के अलग अलग केसेस थे। कोई भी बॉडी अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब वह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा, तभी वह कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा।
और अगर कोई बॉडी सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो वह कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। अगर कोई बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तब भी वह कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। और किन किन इक्विलिब्रियम के केसेस में कौन कौन से रिजल्ट होते हैं यह आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स को नहीं बता पाया क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका था और न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स को अब हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे और अगले लेक्चर में हम आपको ढेर सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताएंगे। तो आज के लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको अगले लेक्चर्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके बताएंगे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।